हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 1000 मैथ्स के सवालों के सेट की, जो कि आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है और बार बार पूछे जाने की इसकी संभावना भी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो सभी क्वेश्चंस होंगे वो आपको एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहाँ भी मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपके एसआई एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम्स में भी कुछ मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, सभी में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। आज कुछ बेसिक्स क्वेश्चन से धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को और भी अप किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे बड़ी संभावित लंबाई के बारे में आपसे पूछ रहा है। आइए जानते हैं उस पूरे सवाल को। कह रहा है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग ला सके। कह रहा है सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जो कि 2 मीटर 76 सेंटीमीटर यानी 276 सेंटीमीटर और 552 सेंटीमीटर और 1196 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो जैसे ही पूरा मापने के लिए उपयोग में लाने की बात की जाए तो हम इसका निकालते हैं मसा यानी कि HCF। तो आप जब तीनों का HCF निकालोगे तो तीनों में बस एक चीज़ कॉमन होने वाली है, वो क्या है? 92। चलिए देखते हैं इसे। ये आपका हो गया 92 मल्टीप्लाई बाई, अगर इसे बात करें तो ये हमारा हो जाएगा कितना? अगर तीनों के कॉमन मल्टीपल्स की बात करेंगे यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा 92, इसका HCF यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर अगर हम बात करें इसके बारे में थोड़ी सी बातों को, कि जैसे ही आपको संभावित लंबाई ज्ञात करने बोलता है तो आपको वह ज्ञात करने क्या बोलता है? तो वह आपको बोलता है कि एक ऐसा लंबाई ज्ञात करो जो कि इसमें पूरा मापने के लिए उपयोग हो सके, यानी कि ये जो है सभी से डिविजिबल हो सके। तो 92 की बात की जाए तो ये 92 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाता है। उसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6। उसी तरीके से ये सभी में 92 कॉमन होगा, तो जो सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ, यानी 92। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2। 15,000 रुपये की धनराशि एक वर्ष में ब्याज की एक निश्चित दर से 15,900 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? कह रहा है 15,000 रुपये की धनराशि अगर एक वर्ष में एक निश्चित दर से 15,900 हो गई तो ब्याज की दर क्या होगी? तो इसके लिए सबसे पहले हमें तो पता है कि हमारे पास राशि कितनी है। तो राशि है हमारे पास 15,000 रुपये, जिसे हमें एक साल के लिए ब्याज में डालना है, एक साल के लिए साधारण ब्याज पे डालना है। क्योंकि कोई ब्याज नहीं लिखा हुआ है तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? तो एक आपको दिया हुआ है एवरेज नहीं, आपका यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। अमाउंट आपका हो गया 15,900 रुपया। अगर 15,900 रुपया हो जाता है 15,000 रुपया, यानी इसमें टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिलता है? तो 900 रुपये। अब हमें पता है ब्याज की दर इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 900 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो टाइम तो 1 है, 00 से 00, सिंगल 0 से सिंगल 0 एंड 15 6 90, यानी कि आपका आ गया 6% ब्याज की दर हो गई, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 3। ये जो आपके 25 क्वेश्चंस की सेट है, यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस आपके 25 क्वेश्चंस की डेली मिलेगी। जैसा कि एक स्टूडेंट ने हमें बोला था कि मैम 25 क्वेश्चंस की आप सेट यहाँ पर लेकर आओ, तो हमने वही सोचा कि क्यों ना एक बार लेके आया जाए। उसके बाद करें, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू है 5, तो आपसे पूछ रहा है क्या? तो x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू बताओ। तो चलिए देखते हैं। हमसे कह रहा है x² प्लस 1/x² की वैल्यू 5 है, तो आप हमें बताओ x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर आपको दिया रहे x प्लस 1/x की वैल्यू के, इस तरीके की वीडियो हमने आपको कई बार बनाई थी ट्रिक की, ताकि आपको ये याद रखे। तो अगर हमसे पूछता है x² प्लस 1/x², तो इसे हम लिखते हैं क्या? तो इसे हम लिखते हैं k² - 2। अब आपको यही चीज़ यहाँ पे दी गई है, बस यहाँ पे क्या है? x² प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴ है। तो बाकी तो सारे चीज़ सेम है, हम कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम x प्लस 1/x था, तो अगर हम इन दोनों पे पावर चढ़ाए थे तो हमारा ये x² हुआ था, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू k² - 2 हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2 यानी 25 - 2, तो आपका आ गया 23, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 4 कह रहा है जब 3 पर पावर 10 को 7 से विभाजित करता है तो शेषफल क्या होगा? 3 to the power 10 डिवाइडेड बाई 7 हमारा क्या होगा? तो जैसे इस तरीके के
आए हम क्या करते हैं, सिंपली 3 टू द पावर है तो हम क्या करेंगे कि 10 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो 3 पर पावर 2 डिवाइडेड बाई हम 7 निकाल लेंगे, तो 9 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर हो गया 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, कह रहा है 45 परिमाणों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 और अंतिम 22 का औसत 21 है, तो 23वें परिमाण का क्या मान होगा। कह रहा है 45 हमारे पास नंबर्स हैं जिसका एवरेज 23 है, जिसमें से हमने आपको बोला 22 का एवरेज 18 है पहले 22 का, और बीच वाले का हमें निकालना है 1 का, और अंतिम 22 का हमें 21 दे के रखा है। तो आप हमें बताओ 23वां परिमाण यानी कि ये जो बाकी रह गया आपका परिमाण ये क्या होगा। तो हमने देखा 45 जो टोटल है उसकी एवरेज है 23। अब हमसे बोल के रखा है कि अब हमें दे के रखा है 22 का 18 है, तो 23 से 18 कम कितना है, टोटल 23 था और 22 का 18 है, तो 23 से 18 कम कितना है, तो 5 कम है। तो हमने क्या किया कि 23 से 5 को यहाँ पे 23 प्लस 5 कितने के लिए कम है, तो 22। फिर 23 से 21 कम है कितना, तो 2, तो प्लस हमारा हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 22 के लिए, डिवाइडेड बाई हमें निकालना है 1 के लिए। तो ये हमारा हो गया 23 प्लस 110 प्लस यहाँ पे हमारा हो गया कितना 44, तो 23 प्लस 4 154, तो ये हमारा टोटली आ गया 177, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में अगर x इक्वल टू 4 है तो px तथा qx का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको px और qx की वैल्यू दी गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमें करना क्या है कि हम पहले 4 वैल्यू नहीं डालेंगे, पहले हम इसे सिंपल देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। हमसे px और qx का रेशियो पूछा है, px डिवाइडेड बाई qx पूछा है, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा कितना, तो x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको हो जाएगा इंटू एक्स माइनस 3। तो आपने देखा x माइनस 3 से अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर काटेंगे तो एक x माइनस 3 बचेगा। x प्लस 2 का होल स्क्वायर ऊपर था, नीचे क्यूब है आपका, तो काटेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर से क्यूब कट गया तो x प्लस 2 बच गया। उसी तरीके से x प्लस 1 के होल स्क्वायर से क्यूब काट देंगे तो x प्लस 1 बचेगा। तो आपको सिंपली ये तोड़ के आ गया x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब अगर वैल्यू डालेंगे तो 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 4 प्लस 2 6। तो आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाई 30, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 7, एक वितरण का माध्य 24 और मानक विचलन 8 है तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा। एक वितरण है जिसका माध्य 24 और मानक विचलन है 8, तो विचरण गुणांक क्या होगा। तो विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। मानक विचलन आपका क्या होता है, गुणांक का फॉर्मूला, तो मानक विचलन डिवाइडेड बाई आपका माध्य मल्टीप्लाई बाई 100%। तो चलिए देखते हैं मानक विचलन कितना है, तो 8 डिवाइडेड बाई माध्य हो गया 24 मल्टीप्लाई बाई 100%, तो ये हमारा हो गया 100 डिवाइडेड बाई 3%, यानी कि आपका हो गया 33.33%, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, रेलवे में जो भी एग्जाम होंगे एनटीपीसी ग्रुप डी, यहाँ पे आपको मानक विचलन से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर होता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपके लिए लाया है। सवाल नंबर 8, कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगी। कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 7/6 हो जाएगी। स्वयं का 7/6 आपसे बोल रखा है, तो हम 7 को मान लेते हैं अमाउंट और 6 को मान लेते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट लगा 1 का। अब हमें इतना पता चल गया और हमें रेट पता है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100, यानी 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई रेट 25 से हमने इसे किया 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 2/3 ईयर। 2/3 ईयर, तो हम इसमें मंथ निकालेंगे तो 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया, तो ये हमारे पास हो गया कितना, तो 8 माह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9, कह रहे 12 व्यक्ति x दिने में एक काम को पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है, तो पूरा काम 60 दिन में पूरा हो गया, तो x का मान क्या
कीजिए। कह रहा है कि पूरा काम 60 दिन में पूरा होता है। जब 12 + 8 यानी कि हमारे पास 20 आदमी आते हैं तो काम जो है 60 दिनों में पूरा हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है 12 व्यक्ति कितने दिनों में काम को करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, हम मान लेते हैं 12 व्यक्ति x दिनों में काम को करेंगे, जबकि 60 दिनों में कितने व्यक्ति करते हैं तो 20 व्यक्ति। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 60 × 20 डिवाइडेड बाई आपका हो गया 12, तो 12 × 5 = 60 यानी कि 20 × 5 = 100। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 10 कर रहा है यदि A/B = 3/5, C/B = 3/2 एंड यहाँ पे C/D = 5/6, तो A/D की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा A/B की वैल्यू है 3/5। अब यहाँ पे अगर B/C करेंगे तो रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा 2/3 से, और C/D हमें पता है 5/6। अब हम इसे निकालेंगे A/D, तो हमारा कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका सीधा जाता है, तो 5 × 15 = 90 हो गया। फिर हम 2 को छोड़ के एक लास्ट वाला लेंगे तो 5 × 15 = 75 हो गया। फिर हम एक इधर छोड़ेंगे और 2 इस तरीके से लेंगे तो 5 यहाँ पे हो गया, 5 दूनी 10, 10 × 5 = 50, और फिर एक लास्ट वाला हमारा बचेगा 5 दूनी 10 × 30। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 5 से सबसे पहले तो 6/10/15 रेशियो हमारा अगर यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये हमारा 18 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या A/D, तो A/D हो गया 6/18 यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है सवाल नंबर 11, अगर x² + 1/x² का होल स्क्वायर 324 है तो x - 1/x की वैल्यू, अगर x² + 1/x² का होल स्क्वायर 324 है तो x - 1/x की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं x² + 1/x² = √324 यानी कि 18 हो जाएगा। तो जैसे ही हमें दिया रहे कि x² + 1/x² = k है और हमसे पूछे क्या, तो x - 1/x की वैल्यू, तो ये हमारी क्या हो जाती है, तो √k - 2, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x - 1/x की वैल्यू √18 - 2 यानी कि √16, जो कि आपका हो गया 4। सवाल नंबर 12, एक धावक 3 घंटे और 45 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसकी औसत चाल में कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि 45 मिनट पहले इसी दूरी को यह तय कर ले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि वह जो है 60 किलोमीटर की दूरी जो है 3 घंटा 45 मिनट में तय करता है, यानी उसकी स्पीड कितनी हो गई, तो 60 डिवाइडेड बाई 3 घंटा 45 मिनट यानी 3 × 3/4 आवर्स, तो ये आपका हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इतनी चीज़ पता चल गई है कि उसका प्रीवियस जो स्पीड है वो इतना है। अब कर वो कितने वृद्धि करे कि 45 मिनट पहले पहुंचे। अब हमें पता चल गया कुछ बात कि हमें डिस्टेंस कवर करना है 60 किलोमीटर। अब उसे पहुंचना भी है 45 मिनट पहले, यानी 3 घंटे में उसे पहुंचना है, यानी कि उसके यहाँ पे अगर स्पीड कितनी होनी चाहिए तो 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ पे उसे पहले स्पीड थी 16 किलोमीटर पर आवर, यानी उसे स्पीड में कितनी वृद्धि करनी होगी, तो 4 किलोमीटर पर आवर की। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 13 कह रहे 2 टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। कह रहा है कि 2 टावर है हमारे पास। एक टावर यहाँ पे हमने इसे A B नाम दिया, फिर आपको एक और टावर यहाँ पे बना दिया गया। इस तरीके से आपका टावर बनके तैयार हो गया। 2 टावर, इसका हमने नाम रख दिया C और D। कह रहा है 2 टावरों के बीच क्षैतिज दूरी जो है 60 मीटर है। पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। अब अगर यह 60 है, इसे हमने ई कर दिया तो यह भी 60 यहाँ पे हो जाएगा मीटर। अब कह रहा है दूसरे टावर की ऊंचाई कितनी है, तो 130 मीटर है। तो आपसे पूछ रहा है पहले टावर की ऊंचाई, तो पहले टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ पे अगर हमें निकालना है पहले टावर की ऊंचाई तो हमें ईडी अगर पता रहेंगे तो हम पहले टावर की ऊंचाई निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ईडी भी नहीं पता है और सीई भी नहीं पता है, बट पता है कि सीई प्लस ईडी 130 है। तो हम सबसे पहले निकाल लेंगे tan 45। tan 45 की वैल्यू होती है सीई डिवाइडेड बाई आपकी हो जाएगी कितनी, तो एई। सीई की वैल्यू हमें नहीं पता है, एई की वैल्यू है 60 और tan 45 1 होता है, तो सीई डिवाइडेड बाई 60, तो सीई की वैल्यू हो गई 60। अब अगर सीई की वैल्यू 60 है तो ईडी की वैल्यू हो जाएगी 130 माइनस 60 यानी कि 70 मीटर। अगर ईडी 70 मीटर तो एबी भी 70 मीटर हो जाएगी आपका। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 14
कह रहे एक कपड़े की दुकान में जब महेश 414 रुपये में 25 शर्ट बेचता है तो 7 शर्ट के क्रय के बराबर उसे हानि होती है। तो एक शर्ट का क्रय कितना होगा? हम मान लेते हैं कि एक शर्ट का क्रय जो है 100 रुपये है, तो 7 शर्ट का क्रय हो जाएगा 700 रुपये और 25 शर्ट का क्रय हो जाएगा कितना? तो 2500 रुपये। अब कह रहा है कि इसे 7 शर्ट के क्रय के बराबर हानि होती है, यानी कि 2500 में उसने खरीदा था और उसे 700 से के बराबर हानि हो गई, यानी उसे बेचा कितना होगा? तो 2500 माइनस 700 में उसे बेचना पड़ गया होगा, यानी उसने 1800 में बेचा होगा। तो अब कह रहा है लेकिन 25 शर्ट उसने बेचा है 414 में, यानी 1800 यूनिट बराबर है 414 रुपये के। तो हमसे पूछ रहा है एक शर्ट का क्रय मूल्य यानी 100 रुपये के बारे में, 100 यूनिट के बारे में। तो 414 गुना 100 डिवाइडेड बाई 1800। अब इसे हम करेंगे तो 18 से 414 आपका 23 टाइम्स जाएगा, तो आंसर हो गया 23, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 15, यदि जनसंख्या का मानक विचलन 5.5 है तो जनसंख्या का प्रसरण क्या होगा? मानक विचलन अगर 5.5 है तो प्रसरण क्या होगा? तो प्रसरण क्या होता है? तो मानक विचलन का होल स्क्वायर होता है, यानी 5.5 का होल स्क्वायर तो 30.25, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 16, कह रहा है एक पार्टी में 68 रसोइये 24 घंटे में एक काम कर सकते हैं, 17 रसोइये उसी काम को कितने घंटे में करेंगे? 68 रसोइया करता है 24 घंटे में, तो 17 रसोइया कितने में करेगा? तो ये आपका हो जाएगा 96 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 17, एक पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रण करे कि प्राप्त मिश्रण 2.534 रुपये प्रति किलो हो जाए? तो चलिए देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको एलिगेशन लगाना होता है। हमने देखा पहले है 2.25, दूसरा मिश्रण है 2.75 और यह जो हमारा टोटल मिश्रण है 2.534 है। एलिगेट करेंगे तो 2.75 माइनस 2.534 आपका होता है 0.216। अब अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.284। पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया और 4 से कैंसिल किया तो 54 एंड 71। तो ये आपको क्योंकि लगभग में पूछ रहा है तो लगभग निकालने के लिए हमें इसे करना पड़ेगा 54:72 ताकि यह कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा कितना होगा? 18 × 54, 18 × 72 यानी 3:4, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 18, मोहन अपनी कार से 12 घंटे में एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। जब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है तो उसी दूरी को 9 घंटे में तय किया जा सकता है, तो कुल दूरी क्या है? तो कह रहा है मोहन ने कार से 12 घंटे में एक समान चाल से चलना शुरू किया। अगर 5 किलोमीटर वो पर आवर की वृद्धि करता तो वह उसी दूरी को 9 घंटे में तय कर लेता, तो कुल दूरी क्या है? हम मान लेते हैं कि उसने जो है उसकी जो चाल रही वो आपकी रही x किलोमीटर पर आवर। अब अगर वो 12 घंटे में तय दूरी उसकी कितनी हो जाएगी? 1 घंटे में अगर x किलोमीटर चलता है तो 12 घंटे में वो 12x किलोमीटर चलेगा। अब आपको कह रहा है 12x है वो किसके बराबर है? तो चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि यानी x + 5 अगर करते हैं तब 9 घंटे चलता है, इतने के बराबर हो गया। अब आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। 12x = 9x + 45, तो 3x = 45, तो x = 15 हो गया। 15 आपकी क्या हो गई? तो स्पीड। हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम यानी 15 × 12 यानी 180 किलोमीटर। हमने इसमें क्या किया? हमने मान लिया कि हमने जो है जो चाल शुरू की थी वो x किलोमीटर प्रति घंटे थे, तो अगर 1 घंटे में वो x किलोमीटर जाता तो 12 घंटे में वो 12x किलोमीटर जाता। लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहा था कि अगर वो चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि करे यानी x + 5 कर दे चाल को और उसी दूरी को वह 9 घंटे में तय करता, यानी 12x जो दूरी थी वो x + 5 × 9 के बराबर है। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाले, उसके बाद डिस्टेंस निकाल ली। सवाल नंबर 19, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है। अब कह रहा है 2:3:5 है यानी 2:3:5 यानी 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर है कितने के? तो 180 के, तो 1 यूनिट हो गया 20 के बराबर। अब अगर 1 यूनिट 20 डिग्री के बराबर है तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है यानी 2 × 20 डिग्री आपसे पूछ रहा है।
आपको दे के रखा था कितना, तो 2:3:5। तो ये हमारा कितना हो गया, 5 3 8 2 10, सॉरी 5 3 8 2 10 आपका हो गया, तो 18 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि आप हमें बताओ सबसे छोटा डिग्री, सबसे छोटा कौन सा होगा। 2:3:5 था, 5 3 8 2 10, तो 10 180 के बराबर, तो 1 18 के बराबर। तो सबसे छोटा कोण कितना हो गया, तो ये हमारा हो गया कितना, तो 2 इंटू हमारा हो गया 18 यानी 36 डिग्री, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 20। तीन संख्याओं के अनुपात की बात कर रहा है। कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात जो है वह है 2:3:5 और HCF है 35। तो संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपको दे के रखा है कि तीन संख्याएं हैं 2:3:5 में और HCF है 35, तो LCM ज्ञात करो। तो जैसे ही HCF क्योंकि कॉमन फैक्टर होता है, तो हम मान लेते हैं कि संख्याएं हो गई 35 दूना 70, 35 तिया 105, 35 पचे 175। अब आप इन तीनों का LCM निकालोगे तो इन तीनों का LCM आता है 1050, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21। एक दुकानदार जो है कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि उसका कुल जो माल था वो 100 था और उसे वो 1 रुपीज़ पर में बेच रहा है, यानी 100 रुपीज़ में बेच रहा है। अब कह रहा है आधे को 40%, तो 100 का आधा हो गया कितना, 100 का आधा माल यानी 50, उसे वह बेचा 40% लाभ पर, यानी 50 गुना 140 डिवाइडेड बाई 100 पर, यानी कि उसने उसे बेच दिया 70 रुपये में। 50 रुपये उसे होने चाहिए लेकिन उसने बेचा 70 में, जबकि बाकी जो बचा उसे क्रय मूल्य पे बेच दिया, यानी बाकी 50 को 50 में ही बेच दिया। तो टोटल यानी उसने 120 में बेचा जबकि खरीदा था 100 में, तो उसे क्या हुई, तो प्रॉफिट हुई 20 रुपये की। परसेंटेज की बात करें तो 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 20%। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। अब कह रहा है सवाल नंबर 22। कह रहा है यदि A+B = 90 डिग्री है और A:B = 2:1 है, तो sin A sin B की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल है। कह रहा है A+B की वैल्यू भी हमें दे के रखी है 90 और A:B की वैल्यू है 2:1, यानी 3 यूनिट जो है 90 के बराबर है, तो 1 यूनिट 30 के। अब हमें पता चल गया A एंड B की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 यूनिट यानी 60 एंड 1 30। तो sin A sin B, तो sin A की वैल्यू sin 60 यानी कि हमारा हो गया √3/2, sin B की वैल्यू sin 30 यानी 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया √3:1, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 23 कह रहा है 18 परीक्षणों का माध्य 10 है, एक और परीक्षण को सम्मिलित करने पर नया माध्य 11 हो जाता है, तो 19वां परीक्षण क्या है। तो इसे हम बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। 18 का 10 है तो 180 हो गया, एक और परीक्षण यानी 19 हो गया, तो 19 को अब हम 11 से करेंगे तो ये हमारे कितना हो गया, तो 209। अब हम 209 से 180 को माइनस कर देंगे तो ये हो गया 9 8 2 10 यानी कि 29, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 24 कर रहा है x और y अगर दो विषम संख्याएं तो दो सम संख्याएं आपके थे, कर रहा है दो सम संख्याएं तो निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है। अगर दो सम संख्याएं मान लेते हैं 4 और 2, तो अब अगर हम इसमें से विषम निकालना है तो 4 में से 2 को ऐड करेंगे तो ये विषम तो आने नहीं जा रहा है। 4 में से 2 को माइनस भी करेंगे तो और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बस एक ऐड करेंगे तो ये हमारा विषम देगा 7 यानी x + y + 1। सवाल नंबर 25 कह रहा है दो अनुपूरक कोण का अनुपात 4:5 है, तो दोनों कोणों का योग का उनके अंतर से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और अंतर कितना हो जाएगा, तो 1 यानी 1:9, ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है यहाँ पे जो थे ये आपके आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 25 के 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।